पढ़ाई मतलब फिर क्वेश्चंस नहीं हो गया उसमें, और ऐसा इतना अच्छे से नहीं होगा जो अपन ने किया वैसे। फास्ट ट्रैक हो सकता है मतलब। नॉर्मल किधर हो, ये क्वेश्चंस तो होगा ही नहीं। बट तुम्हारा अभी पढ़ के बहुत जल्दी होगा, 10 दिन में तुम लोग पूरा पढ़ सकते हो। चलो आ जाओ जल्दी, चैप्टर 14 टीडीएस एंड टीसीएस। क्या होता है टीडीएस, ये एक डायग्राम से समझते हैं। ये सप्लायर मैडम ने क्या किया, सप्लाई किया कितने का, 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स का। वैल्यू कितना है उसका, 3 लाख। ये रेसिपिएंट भाई क्या करेगा, पेमेंट करने से पहले कुछ पैसा काट के पे करेगा। देखो पेमेंट कितना करना है उसको, 3 लाख का। वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख है, तो वो क्या करेगा, 2% पैसा काट लेगा, अपने पास रखेगा और बाकी का पेमेंट कर देगा। 3 लाख है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी बनता है 18%, कितना हो गया 54,000। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, 3,54,000। 3,54,000 में से वो 6,000 माइनस कर देगा। 6,000 कैसे आया, 3 लाख का 2%, ठीक है। ये टोटल 354 का 2% मत कर देना, 3 लाख का 2% कर देना, तो बचता कितना है, 3,48,000 का वो पेमेंट कर देगा। और दो ये जो 6,000 काटे वो अपने जेब में रखेगा क्या, वो गवर्नमेंट को दे देगा। और गवर्नमेंट को देगा तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, डिडक्टी को। इससे काटा ना, तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा, डिडक्टी को। और ये क्रेडिट कहां पे दिखेगा, खोलो खोलो पेमेंट ऑफ टैक्स, जल्दी खोलो। कैश लेजर में दिखता है, किधर दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। समझा क्या, ये खाली ट्रैक रखने के लिए प्रोविजन डाला है। हाँ विड्रॉ कर सकते, 6,000 का विड्रॉल वो कर सकता है, ये खाली ट्रैक रखने के लिए रखा है। बाकी कुछ इतना, इससे कुछ तुम्हारा टैक्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट चेक करना चाहता है कि भाई कौन किसको गुड्स सेल कर रहा है, इसलिए बोल दिया कि टीडीएस काटो, हमको मालूम पड़ जाएगा किधर से किधर क्या ट्रांसफर हो रहा है, और वो तुम लोग विड्रॉ कर सकते। तुमने देखा होगा क्रेडिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ लिया टीडीएस होता क्या है, वो लिखा था ना अपने, एक मिनट, चैप्टर नंबर क्या था, 8 था ना। ये देखो, ये रहा, मैं लिखा इधर, पेज नंबर लिखा है 21 पे। मिला क्या, अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चलान टीडीएस टीसीएस। वो चलान के आगे लिखा था, वो चलान आगे सब डिटेल्स समझाएगा। तो ये टीडीएस कहां से उठ के आया, सेक्शन नंबर 51 से। समझ गया सबको टीडीएस होता क्या है, ओके। नहीं ना, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना ट्रैक रखना, चेन ही पूरा हिल जाएगा, कम क्यों मिला ऐसा, क्योंकि 18% का टैक्स बैठ रहा है, 18% का टैक्स बैठ रहा है, 54,000 का टैक्स बन रहा है। अभी तू कम कर देगा तो बाद में मेरा रिकैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी ना, ऐसा लगेगा कि टैक्स का रेट ही कम लगा है। और पहली बात तो आईटीसी किसको मिल रहा है, डिडक्टर को। काट किसका रहा है, डिडक्टी का, अलग इंसान है। ठीक है, 6,000 so deducted shall be deposited by the deductor with the government. This will appear in the electronic cash ledger of the supplier and hence supplier can withdraw the same to settle the GST tax liability. Withdraw कर सकता है या फिर उसको use कर सकता है to settle the GST tax liability. TDS provisions will help the government to keep a track of supplies made in the following way. The deductor will deposit TDS with the government. They will immediately have the record of who the supplier is and what type of supply has been effected. In a way, supplier will be under the radar of the government and he cannot escape his tax liability. और ये सबको नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही करना है। कौन कौन डिडक्टर्स है इसमें देख लेते हैं एक बार। वही करेगा ना तू, कैश में लायबिलिटी में आ गया अगर तेरे कैश लेजर में, तो तू वो यूज करने वाला है ना, बात खत्म हो गई। वो ऑटोमेटिक नहीं होता, तुमको खुद से करना पड़ता है। आगे जाके ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, बट अभी उसको ऑटोमेटिक नहीं करेगा। बट लायबिलिटी तो, हाँ वही तो बोल रहा हूँ,
ओके, किसको किसको टीडीएस डिडक्ट करना है? गवर्नमेंटल एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, या फिर नोटिफाइड पर्सन्स। नोटिफाइड पर्सन्स पढ़ ले एक बार, कौन कौन है नोटिफाइड पर्सन में? अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, और उसमें 51% और मोर पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका? गवर्नमेंट का, बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। उसके बाद सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लेकिन टीडीएस के प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि डिफेंस की चीजें क्रिटिकल होती है, तो डिफेंस के ऊपर टीडीएस नहीं डाल। ये सब लोग कौन है? डिडक्टर्स। मतलब ये लोग कौन से साइड पे आ रहे हैं? ये वाले साइड पे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? परचेस की सेल, परचेस खरीदारी कर रहे हैं। और तुम लोग देखोगे तो खाली गवर्नमेंट वाली चीजों को ही रखा है। क्यों रखा है वैसा? गवर्नमेंट ट्रैक रखना चाहता है कि उनके वेंडर्स कौन कौन है, वो लोग कहां से सब परचेसेस कर रहे हैं। इन्फ्लेटेड परचेसेस तो नहीं कर रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे। इन सब चीजों को ट्रैक रखने के लिए डिडक्टर में कौन कौन रख दिया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यस, हाँ, यस, इक्विटी शेयर्स। बोलो। ऐसा जरूरी नहीं, नहीं, आगे आएंगे कि अगर वो बेचारा B2C है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नहीं डिडक्ट करना है। अगर वो टैक्स लगा रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ही टीडीएस का प्रोविजन आता है। समझाया क्या? करप्शन पे कंट्रोल रखना है, ट्रैक रखना है कि गवर्नमेंट के परचेसेस कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, इसके लिए ये प्रोविजंस डाल दिए। समझाया क्या? हाँ, ये रन कर, ये नया चैप्टर है, ऊपर लिखा है देखो, न्यू नहीं लिखा, इधर लिखो, इधर न्यू चैप्टर, फर्स्ट टाइम आया तुमको। हाँ, न्यू चैप्टर क्या बोल रहा है? हाँ, मेरे को बोला वो, मैं उसका शीट शायद प्रिंट नहीं हुआ है, तुमको शीट मिल जाएगा उसका। न्यू चैप्टर है, फर्स्ट टाइम आया, सीए फाइनल पे था, अभी फर्स्ट टाइम आया। तो बताओ एक बार, डिडक्टर्स कौन कौन रहने वाले हैं? गवर्नमेंटल एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नोटिफाइड पर्संस में कौन कौन आता है? ऐसा कोई अथॉरिटी और बोर्ड विच इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट विद 50%, 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। और किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सब लोग कौन से हैं? डिडक्टर। मतलब ये लोग खरीदारी करने वाले हैं, परचेस करने वाले। और इसमें दो केसेस है जिसमें टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं। पहला, when goods or services are supplied from one public sector undertaking to another public sector undertaking। एक पीएसयू जब दूसरे पीएसयू को सेल करेगा तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं। या फिर when supply of goods or services takes place between one person to another person specified in clause A B C D of 51(1)। मतलब ये सारे, अगर ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो उस केस में भी इनको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं। क्लियर है? पक्का? पीछे ऋषि देख ले, किसका टीडीएस डिडक्ट करना है? सबका करना जरूरी नहीं, एक लिमिट इसमें डाला हुआ है। जैसे कि अभी बोल रहा था, कौन बोल रहा था मेरे को अभी? वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करना जरूरी है क्या? हाँ, ऋषि देख ले, किससे परचेस करना जरूरी है, एक बार देख लेते। Supplier whose total value of supply of taxable goods or services under a contract exceeds 2,50,000 exclusive of tax and cess. TDS will be deducted even if the supplier is a composition supplier। तो किसका TDS काटना है? कॉन्ट्रैक्ट के अंडर का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो तुमको TDS काटना है। ऐसा बंदा जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो तुमको टीडीएस काट। कॉन्ट्रैक्ट एक साल में 10 कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एक साल में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तुमको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे देखना है, हमेशा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम करता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो तुमको टीडीएस काटना रहेगा। पर ईयर नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एक साल में 10 कॉन्ट्रैक्ट है तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग देखो। एक साल में एक कॉन्ट्रैक्ट है तो खाली उतने कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ,
लेकिन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट सारे एग्जाम नहीं होते. प्योर सर्विसेज एग्जाम होता है. कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स में एक लिमिट था कि गुड्स कब था 25%. 25% ही गुड्स होने चाहिए. हाँ, सब चीज़ें थोड़ी ना एग्जाम. कुछ चीज़ें टैक्सेबल हो जाएगी ना उसमें. क्या? हाँ, वो पूरा एग्जाम है. फिर वो इधर आएगा ही नहीं. इधर क्या लिखा है? टैक्सेबल लिखा है ना इधर. नहीं, समझ गया. अभी रेट कितना होगा टीडीएस का? 1% एसजीएसटी एंड 1% सीजीएसटी. अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज ये है 2% आईजीएसटी भी लगाना पड़ सकता है. लेकिन ये कैसे डिटरमाइन करे कि सीजीएसटी लगाए, एसजीएसटी लगाए कि आईजीएसटी लगाए? मेन वो सब नहीं देखना है. मेन मतलब वही बेसिकली मेन सप्लाई का जो टैक्स था वही टैक्स इधर लगेगा. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और आईजीएसटी विल डिपेंड ऑन द टैक्स लेविड ऑन द मेन सप्लाई. जो ऊपर का एक्चुअल सप्लाई हुआ था ना, ये वाला, ये 54,000 जो मैंने डिडक्ट किया था ना, ये अगर आईजीएसटी डिडक्ट किया था मैंने, सॉरी, अगर ये आईजीएसटी ऐड किया था तो टीडीएस भी आईजीएसटी में जाएगा. अगर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी था तो टीडीएस भी सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएगा. समझाएगा? जो मेन सप्लाई का नेचर था, अगर मेन सप्लाई इंट्रा स्टेट था तो टीडीएस भी क्या रह जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. अगर मेन सप्लाई इंटर स्टेट था तो टीडीएस भी क्या हो जाएगा? आईजीएसटी. क्लियर है क्या? पक्का? बस ये लास्ट पढ़ लेते हैं फिर खत्म करते हैं. और ये किस पे लगाना है रेट? टू बी अप्लाइड ऑन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000. टोटल वैल्यू पे लगा देना, कुछ स्लैब नहीं है इसमें कुछ. ठीक है? इंडिविजुअल सप्लाईज मे बी लेस देन 2,50,000 बट इफ द टोटल वैल्यूज ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2,50,000 टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड. खाली एक ही सेक्शन है 51. डायरेक्ट टैक्स जितना कुछ बड़ा नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन रहेगा 51. समझाए? 2 1 या फिर 2 बस. थैंक यू. क्या होता है टीडीएस का फुल फॉर्म? क्या होता है? कौन डिडक्ट करता है? बायर. तो जीएसटी में कौन डिडक्ट करेगा? रेसिपिएंट. रेसिपिएंट को क्या बोलेंगे? डिडक्टर. क्या पढ़े? सप्लायर को क्या बोलेंगे? डिडक्टी. ओके. और जो भी पैसा डिडक्ट होगा वो किधर डिपॉजिट होगा? सप्लायर के कौन सा अकाउंट में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. किसको किसको पैसा डिडक्ट करना है? कुछ नोटिफाइड पर्सन थे, देख ले एक बार. सबसे पहला गवर्नमेंटल एजेंसी, उसके बाद लोकल अथॉरिटी. अच्छा, इसको कट करके सी कर देना, मतलब 51(1) सी है ये. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट. और नोटिफाइड पर्सन में कौन कौन था? ऐसा कोई बोर्ड या फिर बॉडी विच इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसमें 51% और मोर पार्टिसिपेशन है किसका? गवर्नमेंट. या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी आ जाएगा, या फिर सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आ जाएगा. किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ परचेस करता है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं. क्लियर है क्या? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डिडक्टर्स कौन कौन रहने वाले. समझ गया? ओके. और कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई कर रहा है, या फिर ऊपर कोई भी इंसान अगर आपस में अगर कुछ सप्लाई कर रहा है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं. क्लियर है क्या? कितना रेट है इसका? 1% की 2%? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी या फिर 2% आईजीएसटी. अच्छा, कौन सा लगाना है वो कैसे मालूम पड़ेगा? एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी क्या आईजीएसटी? जो मेन सप्लाई का रेट था वही इसका भी रेट रहेगा. मेन सप्लाई में अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए तो ये वाले में भी क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. अच्छा, किसका पैसा काटना है? डिडक्टी कौन रहेगा इसमें? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.5 लाख. 2.5 लाख के ऊपर अगर तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई जा रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सेस, तो सामने वाले को डिडक्टर को 2% टीडीएस काटना पड़ेगा. लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना लिमिट है? 2.5 लाख. बाकी कुछ भी नहीं देखना है तुमको, बस 2.5 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. गलती कहाँ पे होगी? तुम लोग इसको पर ईयर मान लोगे. पर ईयर नहीं है, क्या है ये? पर कॉन्ट्रैक्ट. ओके.
क्लियर है क्या? अच्छा, हाँ, एक डिडक्टर रहेगा, एक डिडक्टी रहेगा, वो कोई भी हो सकता है, पर्सन, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, और उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वैल्यू कितना रहना चाहिए? 2.5 लाख के ऊपर। 2.5 लाख के ऊपर रहा तो पूरे उस पर 2% टीडीएस कट जाएगा, 2.5 लाख के नीचे रहा तो कुछ भी नहीं काटना। क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस पर। नो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केस। मेरे को बताओ, सप्लायर and place of supply are in one state and the recipient is located in other state. इसको एक बार समझते हैं। पहले अपन लेते हैं सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट। एक एग्जांपल लिखे इधर, सप्लायर है महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई है महाराष्ट्र में, रेसिपिएंट भी है महाराष्ट्र में। मेरे को बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस पे? महाराष्ट्र। सप्लायर किधर है? महाराष्ट्र। इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है? इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट कौन से टैक्स लगने वाले? बॉल से खेलना बंद कर। सीजीएसटी और नहीं, महाराष्ट्र जीएसटी बोलूंगा इधर, महाराष्ट्र जीएसटी, बराबर। और रेसिपिएंट कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र जीएसटी, क्योंकि रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है तो कौन से एक्ट में रहेगा? महाराष्ट्र जीएसटी। तो टीडीएस कौन सा कटेगा? मेन सप्लाई का कौन सा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टीडीएस भी कौन सा कटेगा? 1% सीजीएसटी, 1% एमएचजीएसटी। प्रॉब्लम, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स। एग्जांपल ले ले इसका, सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, और रेसिपिएंट लोकेटेड है मान लो महाराष्ट्र। मेरे को बताओ, ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंटर स्टेट है ये। ओके, कौन सा टैक्स लगेगा? टीडीएस कितना कटेगा? कौन सा? तो वो एक बार देखते केस क्या है पहले, क्यों नो टीडीएस बोला है वो देखना है। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट ए वेर एज रेसिपिएंट इज इन स्टेट बी। एग्जाम्पल, supplier is located in Maharashtra, place of supply is in Maharashtra and recipient is located in Gujarat। ये कौन सा सप्लाई? इंटर के इंट्रा? पक्का क्या? इंट्रा बोल दो इसको। कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र जीएसटी। कौन सा टीडीएस काटना है? टीडीएस 1%, सीजीएसटी 1%, एमएचजीएसटी। एक मिनट रुको, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई इसमें। सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल सही है। टीडीएस काटता कौन है? रेसिपिएंट टीडीएस काटता है ना। एक मिनट, सॉरी, पहले से वापस। पहले केस में सप्लायर किधर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है? रेसिपिएंट किधर है? महाराष्ट्र। मेन सप्लाई का नेचर क्या है? इंटर। मेन सप्लाई में कौन सा टैक्स लगेगा? ये कौन लगाएगा टैक्स? ये सप्लायर लगाएगा ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। टीडीएस कौन काटेगा? वो कौन सा टीडीएस काटेगा? सीजीएसटी और एमएचजीएसटी। क्या वो ये दोनों टीडीएस काट सकता है क्या? क्योंकि वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है ना। वापस एक बार, ठीक है। रेसिपिएंट किधर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। तो वो कौन से टीडीएस काट सकता है? महाराष्ट्र जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। रेसिपिएंट लोकेटेड है महाराष्ट्र में तो उसके पास इन 3 जीएसटी का एक्सेस है। उसके पास महाराष्ट्र जीएसटी का एक्सेस है, उसके पास सीजीएसटी का एक्सेस है और उसके पास आईजीएसटी का एक्सेस है। तो वो कौन सा टीडीएस काट सकता है? एमएचजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो पहले में कौन सा टैक्स लगा? सीजीएसटी और एमएचजीएसटी। तो वो कौन सा टैक्स काटेगा? सीजीएसटी और एमएचजीएसटी। ये पॉसिबल है करना? ओके। सेकेंड केस में सप्लायर किधर है? महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट। मेन सप्लाई का नेचर क्या था? इंटरस्टेट। कौन सा टैक्स लगा? जीएसटी। कौन सा टीडीएस काटना है ये बंदे को? महाराष्ट्र को कौन सा टीडीएस काटना है? आईजीएसटी।
क्या उसके पास आईजीएसटी का लेजर है? क्या वो काट सकता है? हाँ। अभी थर्ड वाला में प्रॉब्लम समझो। सप्लायर किधर है? महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई? रेसिपिएंट। मेन सप्लाई का नेचर? इंट्रास्टेट। सप्लायर ने कौन सा टैक्स लगाया? सीजीएसटी और एमएसजीएसटी। रेसिपिएंट किधर लोकेटेड है? रेसिपिएंट के पास कौन से लेजर्स अवेलेबल है? गुजरात जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। बट उसको कौन सा टैक्स काटना है? सीजीएसटी और एमएसजीएसटी। क्या वो एमएसजीएसटी काट सकता है क्या? क्योंकि बस उसको कौन सा लेजर है उसके पास? गुजरात का लेजर है, वो एमएसजीएसटी का काट ही नहीं सकता ना। ये रीजन है कि उसको बोल दिया कि भाई तू टीडीएस मत काट। अभी समझा है? पहले थोड़ा उल्टा हो गया था इंटरप्रिटेशन, सॉरी। दोनों नहीं काटने, कुछ भी नहीं काटना। नहीं ना, लेकिन वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 1% हो जाएगा, बट स्टैंडर्डाइज रेट कितना 2% है ना। गड़बड़ ना हो इसलिए बोल दिया कुछ भी मत काटो। समझा विजय? दिवेश? नहीं नहीं ऐसा नहीं। टीडीएस तब नहीं काटना है जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में। समझा? सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में और रेसिपिएंट अदर स्टेट में, उस केस में तुमको टीडीएस नहीं काटना। और किसको नहीं काटना है? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। ये एग्जांपल देखो। यस यस यस, मैं बताने वाला हूं कैसे डिपॉजिट करना। समझाएंगे? पक्का? वो पहले वाला भूल जाओ, अभी जो बोला वो समझा है ना? हाँ इसमें लिखो। नहीं नहीं, उसमें नीचे लिखना है मेरे को, थोड़ा जगह छोड़ना, उधर लिखना। थर्ड वाले बॉक्स में मेरे को थोड़ा सा लिखना है उधर नीचे। हाँ बहुत जगह है, कोई प्रॉब्लम। समझा कि सबको? पक्का? थर्ड वाले केस में रेसिपिएंट को पॉसिबल ही नहीं होने वाला टीडीएस काटना, क्योंकि किधर लोकेटेड है वो? गुजरात में। लेकिन टीडीएस कौन सा काटना पड़ने वाला है? महाराष्ट्र वाला। तो पॉसिबल ही नहीं उसको काटना, इसलिए उसको बोल दिया भाई तू चुपचाप रहने दे, टीडीएस मत काट। ये थर्ड वाले केस में लिख देना और इधर से कट कर देना। कट करके नीचे लिखना है अपने को। कट कर दो, टीडीएस के आगे स्लैश डाल दो उस पर और लिखो उसमें हाँ। नहीं ना, अगर गुजरात का रजिस्ट्रेशन है तो वो कौन से, नहीं गुजरात का है ना ऑलरेडी, महाराष्ट्र का है, तो वो कौन से नाम पे परचेस करेगा? महाराष्ट्र के नाम पे ना। समझ रहे क्या? इसमें आईटीसी का कट रहा है उसका ऑलरेडी। अगर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है तो कौन से नाम पे परचेस करने का? महाराष्ट्र के नाम पे ना। फिर गुजरात के नाम पे परचेस ही क्यों कर रहा है? लॉजिकली सोच, तेरा दुकान इधर है और तू गुजरात से फोन करके बोलेगा क्या सर नासिक वाले दुकान पे भेजो? बराबर। हाँ, फिर परचेस भी महाराष्ट्र वाले से दिखना चाहिए। जो परचेस कर रहा है ना गुड्स, वो महाराष्ट्र वाले सेंटर पे करना चाहिए। इनवॉइस पे महाराष्ट्र क्या? हाँ रेसिपेंट वाला ही महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। समझा? बोल रहे मनस? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि वो 1% का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। 2% रेट है ना, फिर से 1% काट के कुछ गलत दिखेगा, इसलिए कुछ भी नहीं काटना। बोल। नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। समझे? ओमकार समझे? थर्ड वाले बॉक्स में लिखो, रेसिपिएंट विल नॉट डिडक्ट टीडीएस बिकॉज recipient will not deduct TDS, will not deduct TDS ब्रैकेट में obviously because he is registered in Gujarat, obviously because he is registered in Gujarat, whereas TDS is for Maharashtra GST.
समझा क्या रीजन आपको? पक्का? टीडीएस कितने दिनों तक डिपॉजिट करना होता है डीटी में? डीटी में 7th ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर होता है ना कि मंथली होता है? मंथली भी होता है, क्वार्टरली कब होता है? अच्छा, रिटर्न फाइलिंग। और उसके रेट्स क्या कहते हैं? 12%, 36%, कितना रेट है? बट मिनिमम कितना है? मिनिमम 12 30 है ना? हाँ, 15, 45, 70, 100, 7500 और मिनिमम 12, 36, 7500 ना? हाँ। अच्छा, जीएसटी में कब तक करना है? 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। दिवेश क्या कर रहे हैं? कब तक डिपॉजिट करना है टैक्स? 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अच्छा, टीडीएस सर्टिफिकेट था उसमें? डीटी में था ना टीडीएस सर्टिफिकेट? देना पड़ता है। कब तक टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है सामने वाले को? नहीं था? ठीक है, चलो इसमें देना पड़ता है टीडीएस सर्टिफिकेट। और टीडीएस सर्टिफिकेट में ये सब जानकारी आनी चाहिए। ये कुछ नहीं, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है, तुमको कुछ बनाना नहीं इसको, ठीक है? क्या क्या आता है इसमें? टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टी, लीगल नेम ऑफ द डिडक्टी, टैक्स पीरियड, डिटेल ऑफ सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट। समझा? ये सब डिटेल तुमको लेना पड़ेगा। और ये कौन देगा? डिडक्टर देगा। किसको? डिडक्टी। अमाउंट किधर दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और ये अमाउंट अपन, ये ऑल्सो तुम्हारे रिटर्न्स में भी आ जाएगा। जो रिटर्न में लास्ट में फाइल करोगे ना, उधर अपने आप टीडीएस आ जाएगा। डिडक्टर कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एक्सेस डिडक्शन और एरनियस डिडक्शन। क्या? हाँ, लेकिन टीडीएस किसको डिडक्ट करना होता है? रेसिपेंट को। और रिटर्न यूजुअली सप्लायर फाइल करता है, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो तुमको स्पेशली किधर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? 51 में। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल। नीचे लिख दो, इसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है। एक तुम्हारा नॉर्मल रहता है और एक टीडीएस डिडक्शन का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। टैन, इसको टैन ही बोलते, बट इसको टैन नहीं बोलते। टैन को डीटी में बोलते, डायरेक्ट टैक्स में उसको टैन बोलते। इसको नॉर्मली जीएसटीआई नहीं आता है, बस एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है इसका। अच्छा, प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन शैल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। ये पूरा अलग है। पहले वाला रजिस्ट्रेशन कौन सा था? नॉर्मल था। और ये वाला स्पेशली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। समझा क्या? थैंक यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? अरे इजी है रे, इतना कुछ लोड मतलब। सर्वेश क्या कर रहा है? बैठना, बैठ जा, बैठने दो उसको। सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है? ये टीडीएस की बात करता है। क्या होता है टीडीएस का फुल फॉर्म? सोर्स। कौन डिडक्ट करने वाला टैक्स? नहीं, कौन है रेसिपेंट? अरे डिडक्टर कौन है? गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, फिर ऐसा कोई बॉडी या फिर बोर्ड विच इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसमें 51% से ज्यादा होल्डिंग है गवर्नमेंट का, कोई सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अच्छा, कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है? पीएसयू टू पीएसयू, इनमें से कोई भी एक दूसरे के बीच में, या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में आ सकता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कुछ भी परचेज करती है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा? नहीं, कंप्लायंस नहीं, सिक्योरिटी वाली चीज है ना यार, सिक्योरिटी वाली चीज है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे? ओके। आलोक किधर है? क्यों?
अच्छा जरा बताओ मेरे को कि रेट ऑफ टीडीएस कितना होता है? 1%। ओके। और कितना अमाउंट होना चाहिए मिनिमम 2.5 लाख के ऊपर पर ईयर, पर ट्रांजैक्शन? नहीं नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ज्यादा वैल्यू है टैक्सेबल गुड्स का तो तुम लोग टीडीएस डिडक्ट करके आओगे, और उसमें वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है? ओके। अच्छा कल एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रेसिपिएंट अगर दूसरे स्टेट में है तो टीडीएस काटने की जरूरत है क्या? क्यों? वो रेसिपिएंट की औकात ही नहीं है काटने की। ये लास्ट वाले केस में रेसिपिएंट किधर था? गुजरात में। सप्लायर किधर था? महाराष्ट्र में। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर था? महाराष्ट्र। तो कौन सा टाइप का सप्लाई होगा? इंट्रा स्टेट। कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र जीएसटी। तो टीडीएस कौन सा काटना पड़ेगा? सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र जीएसटी। लेकिन रेसिपिएंट है किधर? तो कैसे काटेगा वो? अच्छा टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस क्या होता है? 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तुम्हारा इसका क्या होता है डीटी का? हाँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डीटी में 7th, आईडीटी में 10। अच्छा टीडीएस सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है? सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटी आईएन ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, जीएसटी आईएन ऑफ डिडक्टी, लीगल नेम ऑफ डिडक्टी, टैक्स पीरियड, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज एंड अमाउंट ऑफ टैक्स। टीडीएस का अमाउंट कहां पे दिखता है? कैश लेजर। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। देने वाला है कल, नोट देने वाला उसके, कल हो जाएगा। रिटर्न कल देने वाला उसका प्रिंट आउट। यस, ट्रैक रखना है उनको, गवर्नमेंट में करप्शन रोकने के लिए मेन तो रीजन था उसका। हाँ हाँ, सब पे थोड़ी ना स्पेसिफाइड उसमें ये होता है ना, मतलब प्रोफेशनल सर्विस हो गया, सैलरी हो गया, वैसे सब चीज़ होती है। सर को मैसेज डाल दो, मैसेज डालो, जिसको नहीं मिलता सही। 1.3 सर, दरवाजा बंद कर दो ना सर। 1.3 चलो, जिसमें 1.3 है ना, एक मिनट, हाँ 1.3 क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ पता है, नोट्स नहीं है सिर्फ, वो पता है मेरे को, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट था इसलिए वो मैंने रखा था। 1.3 क्या दिया ना अभी मैंने। चलो, जिसको लगता है उनको जीएसटी अच्छे से आता है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। नहीं आता ना? दिवेश करेगा इसको फर्स्ट टाइम। अगर ये मतलब ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये किधर और दूसरे सोर्स का है, एग्जाम में आया था एक बार, बट फर्स्ट टाइम अगर समझो ये इंटर लेवल पे आ गया तो इसको तुम लोग कैसे टैकल करोगे जरा बताओ। पढ़ो क्वेश्चन और बताओ मेरे को। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही, इतना ही अभी तक जितना पढ़ा है 51, बस उतना ही इन्वॉल्व। अच्छा पूछा क्या, एक बार देख लेते। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। तुमको मुझे बोलना है 7 एंट्रीज दिए गए हैं, 7 एंट्रीज में किधर किधर कितना कितना टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। कनक दिख रहा है क्या? देखो आगे बैठा करना है, सब पीछे क्यों जाती है? इधर है ना, ये थर्ड बेंच पे, थर्ड लास्ट मतलब। पढ़ लिया क्वेश्चन? ऊपर का फर्स्ट पैरा मतलब मनी और एंटरप्राइज किसको सप्लाई कर रहा है? गवर्नमेंट।
तो सप्लायर है मनीहर और रेसिपेंट कौन है? जैसे ही गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सप्लायर रेसिपेंट आ गई, टीडीएस एक्टिवेट हो जाएगा अंडर सेक्शन 51। चलो अभी एक एक चीज के ऊपर मुझे आंसर दो। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,60,000, पेमेंट ड्यू इन अक्टूबर 15,000। एक बात समझो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में हमेशा टैक्स भी रहेगा ना। इतना पैसा देने वाली है फिशरीज डिपार्टमेंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसलिए तो उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोला है। टैक्स रेट नीचे दिया है 9%, 9%, 18%। तो टीडीएस काटना है क्या? क्यों नहीं काटना है? 2.5 लाख के नीचे आ गया, परफेक्ट। सेकंड वाला चेक करो। ढाई लाख पे काटना है क्या? नहीं काटना ना, एक्सीडिंग 2.5 लाख है तो फर्स्ट वाले पे टीडीएस आएगा, सेकेंड वाले पे नहीं। थर्ड ट्राई करें। सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड। अच्छा मेरे को बताओ, मनीहर किधर लोकेटेड है? दिल्ली में। और किसको सप्लाई किया? पीएसयू को, जो कि उत्तराखंड में। इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट? लिख दो इसको इंटर स्टेट। अच्छा, तो इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है? सही बात है। तो टीडीएस कौन सा वाला काटना है? आईजीएसटी वाला टीडीएस रहेगा। टीडीएस इक्वल टू आईजीएसटी एट द रेट 2%। अच्छा मेरे को बताओ, दो अमाउंट दिए, पहला अमाउंट है 590, दूसरा अमाउंट है 25,000। 590 है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 25,000 का पेमेंट करना है अक्टूबर में। लॉजिकली सोच के बताओ कितना टीडीएस काटना चाहिए, कौन से अमाउंट पे टीडीएस काटना चाहिए? डीटी वाला लॉजिक लगा दो। डीटी वाले में जब पेमेंट करते हो तब जितना पेमेंट किया उसके ऊपर टीडीएस काटते हो ना। तो इधर भी इस महीने में कितना पेमेंट हो रहा है? 25,000 का। तो टीडीएस किस पे काटोगे? 25,000 पे तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 2% इंटू 25,000 कितना हो जाएगा? 500 रुपये। समझा क्या? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 5,90,000। अक्टूबर में कितना पेमेंट हो रहा है? 25,000 का। तो तुम लोग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा का है तो टीडीएस तो डेफिनेटली आने वाला है। तो तुम लोग 2% ऑफ 25,000 लोगे। समझा सर्वेश? अब सर्वेश तो बोलेगा कि 25,000 में से जीएसटी हटा देना है क्या? नहीं हटाना है, लास्ट पेमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देना है। इस पेमेंट में नहीं हटाना है, क्योंकि मेरे को बताओ 5,90,000 जो है, इज इट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? इंक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग कितना हो जाएगा? 5 लाख बराबर। तो 5 लाख का 2% कितना होता है? तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते कितना टीडीएस काटना चाहिए मैंने? 10,000। ठीक है, अभी मैंने पूरे के पूरे 25,000 पे काट लेना है। मेरे को अभी ये सब नहीं सोचना है कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं। डायरेक्टली क्या करेगा तू? पूरे के पूरे 25,000 पे काट देगा। लास्ट में पहुंचते पहुंचते लास्ट वाले पेमेंट तक एडजस्ट कर देना। टोटल टीडीएस कितना काटना चाहिए? 10,000। 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर पूरा काट लेना। इसमें से टैक्स वाला पोर्शन हटाना मत इसमें। क्लियर है इतना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, बट वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा करते नहीं प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में पूरे 25,000 पे टीडीएस काट देने का, डिपॉजिट कर देने का। समझा? मतलब अभी 500 का डिपॉजिट हो गया, कितना बचा हुआ है? 9,500 का बचा हुआ है। ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 9,500 और डिडक्ट हो जाएगा और वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। यस। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। टैक्स पे टैक्स ही काटना है, हटाना है उसको। हाँ यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला 4 वाला ट्राई करो। काय को ज्यादा अमाउंट है?
अरे वही बोल रहा हूँ, लास्ट में एडजस्ट कर देने का, उसमें अभी इतना दिमाग मत लगाओ। ये इसमें तो ऐसा अज्यूम कर ले दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो 25,000 है ना, इसमें अज्यूम कर ले एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बस उतना ही। समझ रहा है इधर तक? फर्स्ट सेकंड थर्ड समझा है? फोर्थ वाला, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली हाउस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, अ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कटता है क्या इस पे टीडीएस? ओके, अमाउंट कितना देखो, मतलब 2.5 लाख के ऊपर है क्या? उतना चेक कर लो, 2.5 लाख के ऊपर दिख ही रहा है, 2.5 लाख के ऊपर, बस फिर 50,000 पे काट दो। अच्छा, ये कौन से टाइप का सप्लाई है, इंट्रा की इंटर? क्योंकि अपना कंपनी भी दिल्ली में है और ये वाला नेशनल हाउसिंग बैंक भी किधर है? दिल्ली में। तो ये है इंट्रा, इंट्रा है तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी की जगह पे मैं इधर दिल्ली लिख दूं, डीजीएसटी, इजी हो जाएगा, बाद में काम में आएगा। बोलो टीडीएस कितना कटेगा? 1% ईच, 500 प्लस 500। ओके नेक्स्ट। अच्छा दिस इज, नहीं नहीं नहीं, घाई मत कर, घाई मत कर, घाई मत कर, चेक करो पहले, इसका जवाब मेरे को सबने देना है। हर्षदा क्या हो गया, ऐसे ब्लैंक क्यों है? फोकस 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 करो, फोकस करो, 2 दिन बचे बस, ढंग से करो, ठीक है? इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्रा भवन लोकेटेड इन दिल्ली, किधर लोकेटेड है ये? दिल्ली में। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का लोकेशन क्या होगा? रजिस्टर्ड ओनली इन आंध्र प्रदेश। मेरे को बताओ इसमें टीडीएस काटने की जरूरत है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पहले बताओ मेरे को? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है और रेसिपिएंट किधर है? आंध्र प्रदेश में। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अपना सप्लायर बेचारा ये मनीहर किधर का है? ये दिल्ली का है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश किधर है? आंध्र प्रदेश में। तो उसके बेसिस पे इधर मैं लिख देता हूं, सप्लायर इन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिल्ली, बट रेसिपिएंट इज इन आंध्र प्रदेश। ये केस में जीएसटी टीडीएस काटना होता है क्या? नो टीडीएस। इन सबका नोट आने वाला है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, सबका नोट लिखेंगे अपन। बोल। नहीं, फिर तू अज्यूम कर सकता था कि वो लोग दिल्ली में भी रजिस्टर्ड, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए नहीं बोल रहे वो लोग। क्या क्या? नेक्स्ट वाला ट्राई करो, 6 इंट्रास्टेट ही नहीं है तो सप्लायर दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में, तो इंट्रास्टेट ही नहीं है। हाँ तो फिर काट देगा टीडीएस। फिर 1239 टोटल वैल्यू है, उसमें से जीएसटी को हटा दे दो पहले, डिवाइड बाय 118% इंटू 2%। डिवाइड 6 वाला, दिशा दिशा बोल, चल दिशा बोलेगी। 6 सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स, इसमें क्या करना है? पढ़ आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बुक्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसका वैल्यू कितना है? 7 लाख। और बाकी 2,72,000 किसका है? पोस्ट कार्ड्स का, विच आर टैक्सेबल। बोलो दिशा मैडम, टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है, और काटना है तो कितना काटना है? 2.5 लाख के नीचे जा रहा है कैसे? 972 डिवाइडेड बाय 118% किया, 272 डिवाइडेड बाय 118%। 2.5 लाख किसका लिमिट है? टैक्सेबल गुड्स का है ना, तो एग्जाम को गोली मार दो, बचता कितना है? 272। 2,72,000 डिवाइडेड बाय 118% कितना आता है? विच इज लेस देन 2.5 लाख, तो इसमें नो टीडीएस। अच्छा 7th वाला कौन ट्राई करेगा इसको? बोलो वेदिका ट्राई कर 7th वाला। हाँ कटेगा। ऋषि क्या बोल रहे हैं? कटेगा टीडीएस 7th वाले में? एग्जाम है ये? क्यों क्यों क्यों? कॉम्पोजिट सप्लाई, एक तो प्योर सर्विस होता है, प्योर सर्विस पूरा एग्जाम है। कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स, उसमें गुड्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है?
25, और इधर क्या बोला है, नॉट मोर देन 25 फॉर द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। याद आ रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, हाँ नहीं ये क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में वो लिस्ट था, 4 आइटम्स थे उसमें, उसमें से एक था। समझा? अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके बाहर से नहीं आएगा एग्जाम में। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से तो सारे एडजस्टमेंट इसमें से ही आएंगे। ये एक फाइनल का एग्जाम का क्वेश्चन उठाया मैंने। हाँ क्या? नहीं नहीं, इंटर के बुक में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि ये पूरा एग्जाम सप्लाई है ना, एग्जाम सप्लाई पे टीडीएस क्यों काटना है? फिर कटता था, फिर 3.5 लाख, हाँ डिवाइडेड बाय 118% इंटू 2% इंटू 1-1%, मतलब दिल्ली में नहीं तो 1-1% बस। क्लियर है क्या सबको? पक्का? चलो एक टेबल बनाएंगे, पहले अपने को सेक्शन 51 लिखना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट 2017, एक मिनट ना, एग्जैक्ट तुमको वर्ड्स बोलता हूँ वही लिखेंगे आज। हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं। लिखो, द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू, the following persons are required to lick, following persons are required to deduct tax at the rate of, क्या रेट होगा? 1% CGST प्लस 1% SGST ब्रैकेट में 2% IGST। from the payment made / credited to the supplier where the total value of, क्या नहीं रे, इधर DGST मत लिखा, SGST लिखा, where the total value of supply of taxable goods or services under a contract exceeds rupees 2,50,000। डन? अच्छा इधर लोग तो लिखने पड़ेंगे ना, फॉलोइंग पर्सन ऊपर लिखा है तो कौन से लोग आएंगे इधर? डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द CG और SG। रुक जा एक एक करके, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट of the CG or SG। second, local authority, third, government agencies, governmental agencies, fourth लिख दे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
ठीक है, बट लिखना पड़ेगा इसमें। नहीं नहीं, वो फर्स्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा। मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सोसाइटी वाला लिख रहा हूँ। यस यस यस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिखो लिखो, आराम से लिखो। अच्छा हाँ हाँ, मेरे को लगा सो रहा था और ऐसा नया चैप्टर चालू हो गया तो अचानक से लिख रहा था। हाँ हाँ, और बुक में बिल्कुल क्वेश्चन है नहीं इसके, तो इधर जो मैं क्वेश्चन डाला है इसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए ताकि इसके बाहर से नहीं आएगा। मतलब थियरी, मतलब ये थियरी तो है। हाँ पूछेगा ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन डाला ना, ऐसा पूछेगा कि किसको किसको टीडीएस काटना जरूरी है, तो तुमको ये 5 आइटम लिख के आ जाओगे बस। वो सबसे ज्यादा चांस है, वही पूछने के चांसेस है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोसाइटी, कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड थी सोसाइटी, देख दो उसमें। सोसाइटी एस्टैब्लिश एंटरप्राइज, हाँ लिख दो उसे। CGSG, ठीक है बस इतना भी ना। सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय CGSGLA। सिंपल। अभी एक टेबल बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, पेमेंट अमाउंट, CGST, SGST, IGST। नंबर 1, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट। हाँ है ना आगे और एक पीछे, हाँ वही क्या करते हो। बोलो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना लिखो इसमें। नहीं नहीं, काम करो जीएसटी हटा के बोलो मेरे को। इधर लिखता हूँ एक्सक्लूडिंग जीएसटी है ना। 2,20,000। नीचे कैलकुलेशन में दिखा दो। 2,60,000 डिवाइडेड बाय 118%, 220,338। पेमेंट अमाउंट कितना है इसका? $15,000। अच्छा कुछ टीडीएस कटने वाला है क्या? डैश डैश डैश। इधर लिख दो नोट नंबर 1। ये क्वेश्चन नहीं, इतने एडजस्टमेंट नहीं आ सकते इसमें। 4 ही एडजस्टमेंट आएंगे, 4 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए। 7 एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा इतना बड़ा। और तुमको चांसेस यही है कि वो लोग पूछेंगे कि बताओ किसको किसको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, बस उतना एक 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बट अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो ये वाला अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 3 एडजस्टमेंट उठा लो 4 मार्क के लिए बस। हाँ हाँ, इसके ऊपर नहीं आएगा।
ये और क्वेश्चन नंबर 2, बस उसके बाहर से नहीं आएगा. सेकेंड है सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. टू 95, इसको डिवाइड करो. जो एग्जैक्ट आता है काटना है क्या इसमें? एग्जैक्ट 2.5 लाख पे भी टीडीएस नहीं कटता. 2,95,000 डिवाइडेड बाय 118%. पेमेंट अमाउंट दिख रहा है 20,000 का. डैश डैश डैश. नोट नंबर 1, इसको भी नोट नंबर 1 दे दो. 2.5 लाख के नीचे तो अपन सब कुछ एक नोट में डाल देंगे उसको. बट एक कंक्लूजन डालना पड़ेगा ना कि 2.5 लाख के नीचे इसलिए नहीं काटा है. हैवी मशीनरी वाला इसमें कटने वाला था ना शायद से. सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू PSU इन उत्तराखंड. 5 लाख आता है इसका. 5,90,000 डिवाइडेड बाय 118%. पेमेंट अमाउंट दिख रहा है 25,000 का. किधर डालो अमाउंट को? IGST के CGST में 500. पेमेंट अमाउंट पे करना है, याद रखना. पेमेंट अमाउंट पे ही तुमको मल्टीप्लाई करना है रेट, है ना. चाहिए तो उस पर भी लिख दे नोटबुक में, मतलब अपने मेन मॉड्यूल में भी लिख दो. इधर नीचे डाल दो TDS टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट अमाउंट. है ना. जितना पेमेंट किया बस उस पर TDS काटना. लक्षित क्लियर है क्या? ओके. फोर्थ, $1239 डिवाइडेड बाय 118%. नेक्स्ट, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन. सॉरी, सप्लाई ऑफ, हाँ. कितना रहा है? 5,50,000. कितना? 5,649 है. पेमेंट अमाउंट है 50,000. इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ऑफ आंध्र भवन 1239, सॉरी 1050 है क्या? डैश डैश डैश. इसके लिए नोट नंबर 2.
नोट डालना इंपॉर्टेंट है इस पर। कौन से पोर्टल पे? हम्म। हाँ हाँ, सब तो बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले नहीं होते उसमें। और अगर किसी पीएस मतलब बाकी ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि पीएसयू ने पीएससी को दिया, फिर नहीं कटना है, बाकी सब में कटता है। सिक्स्थ, सप्लाई ऑफ, सिर्फ पोस्ट कार्ड लिख दोगे क्योंकि पोस्ट कार्ड ही टैक्सेबल है ना, नोट डाल देंगे इसके लिए। सप्लाई ऑफ पोस्ट कार्ड्स कितना हो जाएगा? 272 डिवाइडेड बाय 118%, 35। पेमेंट हुआ है कुछ 20,000 का, काटना है कुछ टीडीएस, डैश डैश डैश। हाँ नोट आएगा ना इसके। नोट 3, बस अपन लिख देंगे कि टैक्स वो एग्जाम्ट है इसलिए उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, उतना लिख के लिख सकते हो। टेबल में भी नीचे छोटा सा ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो, बट वो हैंड राइटिंग दे। हाँ उस पर नीचे ब्रैकेट में किया रहेगा ना, टेबल में डाल दिया उसको, बट वो थोड़ा नीट नहीं दिखता इसलिए मैं उसको नोट्स में प्रेफरेबल है, बट उस दिन अर्थ करता है ऐसा, उसके आंसर देख लेना खराब दिखते हैं उसके ऊपर। मतलब इधर ही मैं क्या करूंगा, 10 एक 5-6 लाइन छोड़ दूंगा, उधर ही ब्रैकेट में डाल दूंगा। हाँ हाँ हाँ, नोट में डाला तो भी चलेगा, उधर लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही कुछ फॉलो कर, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7th, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, कितना? नोट 4 आएगा ना इसको। अमाउंट कितना होगा बता? एक टोटल मार लेना नीचे बस, 500 500 500। इसके लिए नोट नंबर 4। अच्छा क्लियर है? नोट लिखे इसके, कर लो इसको कंप्लीट। क्या था ना इतना? अरे लेकिन किधर नहीं काटना है, किधर काटना है वो वाला? ये वाला तो ऊपर था ना 296 के, फिर क्यों नहीं काटा इसमें? हाँ तो क्या यूपीएससी थोड़ी दे रहे थे? ओके नोट्स, हाँ बराबर। क्या क्या? सॉरी सॉरी, कट कर दो। दिवेश तेरे को नहीं समझाए ना? लास्ट वाले पे जीएसटी नहीं हटाना क्योंकि एग्जाम्प्टी हो, उसमें जीएसटी होगा ही नहीं उसमें। अच्छा है, किसको समझे? दिशा नहीं, कनिष्का।
वो एग्जाम सप्लाई उस पर जीएसटी होगा ही नहीं ना, तो वो डिवाइड मत कर देना। नोट नंबर 1, no TDS is required to be deducted. No TDS is required to be deducted if the total contract value is not more than rupees 2,50,000. If total contract value is not more than 2,50,000. सही है ना? काटते समय पेमेंट में से काटने का टोटल अमाउंट। सेकेंड वाला नोट, no TDS is required to be deducted if सेक्शन कौन सा डाल दोगे? 51 डाल देना, इसमें कोई प्रॉब्लम। नो TDS is required to be deducted if the supplier and place of supply is in one state and the recipient is in other state. हाँ, इसके आगे मैं वही लिख रहा हूँ एक्चुअली, इसके आगे लिखना पड़ेगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। सेक्शन कौन सा डालू इधर बताओ? ट्वेल्व थ्री है एज पर सेक्शन कौन सा एक्ट बोलना? हाँ, आज का दे देता हूँ, वो बाकी के छोड़ दो अभी क्या। ठीक है, तूने नहीं बोल दिया था ना नीचे जरूर। हाँ तेरे को देता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ काय को नहीं नहीं, हाँ कल बोले थे ना, तो 2 दिन बाद मतलब परसों चालू होगा ना। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस shall be the location of immovable property, that is Andhra Bhavan, Delhi. Twelve to miscellaneous. Note 3. Postcards. Supply of books is exempt, hence no TDS will be deducted on the same.
लास्ट वाला एग्जामिशन वाला ढंग से बताना क्या है उसका. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो एक ही ले लेना, इधर क्या स्टेट गवर्नमेंट है ना. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ थोड़ा 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 स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर. अभिषेक कॉम्पोजिट सप्लाई का था वो. नहीं रे, वो वाला नहीं है, ये उसके ऊपर वाला ही. कॉम्पोजिट सप्लाई वाला ही है. उसके बाद ये वाला composite supply of goods or services in which value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said supply is exempt. लिखो. Composite supply of goods and services in which value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of said composite supply is exempt. बस ये लिख के आना है ना, इधर लें. पहला वाला लाइन कर, ये पहला वाला बुलेट. आया याद? अभी अचानक से एग्जामिशन कैसे आ गया? हाँ देखना ना, ये देखिए नीचे. हाँ नीचे 72 में ही है. हाँ हाँ, फिर लग जाता जीएसटी. यस यस, हो गया, हो गए सारे नोट्स. आ जाओ क्वेश्चन 2. दिवेश क्वेश्चन 2 सॉल्व कर. कौन? नचिकेत सॉल्व कर. 1.2 1.2 रे. हो गया.
हो गया? सेम टाइप का है क्या पहले वाले में? 272 डिवाइडेड बाय 12%। क्या बोल रहा है प्रतीक? अरे अमाउंट भी कमी है ना। 272 डिवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स। बट ये एक्सक्लूसिव है ना रे, ये एक्सक्लूसिव है, ये इस पे कटेगा। और लास्ट वाला क्या? इंटू कितना, कहाँ पे? ये जयपुर में, और अपना नहीं दिल्ली, और अपन किधर लोकेटेड है? जयपुर। 2%। नीचे वाले पे 3.5 डिवाइडेड बाय 112 कितना होता है? इंटू 1%। 1% करोगे, लिखोगे? सबसे पहले 51 में लिखना पड़ेगा पूरा जो मैंने नीचे लिखा था, सेम टू सेम। जो इसके पहले वाले में लिखा था वो सेम टू सेम उधर लिखो प्लीज। ये वाला चीज नहीं, नहीं, ये चीज हमेशा कोट करके आना है 51 के क्वेश्चन। ना, हाँ ना। बिल बनाना है इसमें। हाँ वो तो नहीं दे। क्या हुआ?
वो है प्रतीक आयुष लवकर लवकर आवरा. वन पॉइंट वन करो. ये हो गया होगा तो बाकी क्या. हाँ करो करो. पहले ये टेबल बना उसका. टेबल बनाया क्या इसका. क्या हुआ. टेबल तो बनाना पड़ेगा ना. सिर्फ ये प्रोविजन लिख के कुछ नहीं है भाई. ये नीचे लिखना पड़ेगा ना पूरा. नोट्स की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा. सब क्लियर कट है. इसमें नोट्स की जरूरत नहीं. डायरेक्टली टेबल बना दो. बात खत्म करो. टेबल में पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू CGST SGST IGST. पहले वाले में कुछ भी नहीं आएगा. सेकेंड वाले में IGST और थर्ड वाले में CGST SGST. मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे. वो लास्ट वाले में अमाउंट सही लेना बस. फर्स्ट वाले में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है. 2 4. सेकेंड वाले में अमाउंट बोल IGST का 2% है सिर्फ ना. ये तूने ऊपर वाला डिवाइड किससे किया. 12% से किया ना. 272 डिवाइड बाय 12%. 112%. हाँ थर्ड वाला का 312 3125 312. हाँ वो मिस्टेक मत करे सर. रेट 2% याद रखना. गलती से भी 1% 6% मत करके आ जाना उसको. समझाए समित. हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करते. अपन अज्यूम कर लेंगे पूरा का पूरा उसमें जाएगा ऐसे. सारे पेमेंट कर दिए. सारे पेमेंट हो गए मतलब वही है. ठीक है डन. TCS के क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन 1. स्टेट द पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इट. हाँ वापस लिखो. अभी देखे बिना लिखो. देखे बिना लिखो. देखे बिना लिखना. अभी देखे बिना लिखना. आया सीधी अमाउंट आया ना. ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाया सबने. कैलकुलेशन दिखा दो. जल्दी करो. 1 फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लो. किस पे TCS कटता है 2061C में. टेंडू लीव्स अल्कोहल फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी उसमें शायद से नहीं. टिम्बर है. हाँ टिम्बर है. अल्कोहलिक लिकर. फिर और सेकेंड वाला उसके नीचे स्क्रैप भी था. उसके बाद वो पार्किंग वाला याद है क्या. पार्किंग लॉट पे वो अड़ गया क्या. गाड़ी पे था. मोटर व्हीकल पे था. और एक था 206C1H. वो याद है क्या. बड़ा वाला चीज है वो. TDS से भी कनेक्ट होता है. 194P से Q से कनेक्ट होता है. बस ये इधर है सब कुछ नहीं. ठीक है बहुत इजी है इधर. एकदम सिंपल चीज. चलो मेरे को बताओ
एक सेक्शन बोलूंगा, वो याद आ रहा है कि नहीं बताओ? 9 सब सेक्शन 5 क्या होता है? ECO। ECO माना जाएगा डीम्ड सप्लायर। कौन से केसेस है इसमें बताओ जरा? ओला, MMT, अर्बन क्लैप, स्विगी। अर्बन कंपनी है, ओके, अर्बन कंपनी, स्विगी, ओला, MMT, याद है? इसको छोड़ के कौन से ECO होते हैं बताओ? ECO, अमेजॉन आ गया। और कुछ आता है? मतलब ये फैशन वाले सारे आ गए। चलो अमेजॉन, फिर सेकंड में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ मिंत्रा। हाँ उस पे भी आ रहा, रुक जा। ये आ गया इसमें। अच्छा अब मेरे को बताओ, ओला के केस में इज इट मैंडेटरी फॉर ECO टू पे टैक्स? MMT के केस में इज इट मैंडेटरी टू? नहीं ना। हाँ अगर MMT पे तुम लोग ताज होटल बुक कर रहे हो तो टैक्स कौन पे करेगा? ताज होटल। तो मैं इधर लिख देता हूं थर्ड, MMT फॉर ताज, ऐसा लिख दूं? मतलब इधर जो कवर नहीं हो रहा है वो सारे में लिख रहा हूं। ओके, उसके बाद अर्बन कंपनी में वॉज इट मैंडेटरी फॉर अर्बन कंपनी टू पे टैक्स? नो 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 नो, अर्बन कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं था। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर। तो यहां पे लिखता हूं मैं फोर्थ, अर्बन कंपनी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। और स्विगी वाले में मैंडेटरी था क्या? 7,500 के ऊपर का अगर होटल का भाड़ा है, मैरियट से अगर मैं स्विगी से मंगा रहा हूं तो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके नीचे स्विगी के लिए मैंडेटरी। तो यहां पे लिख दूं मैं फिफ्थ, स्विगी फॉर मैरियट, ऐसे लिख दूं? हाँ तो मैरियट का होटल का रूम का भाड़ा मान ले 7,500 के ऊपर का है। अगर तू मैरियट से कुछ मंगाता है थ्रू स्विगी तो टैक्स विल बी पेड बाय मैरियट। अगर तू इधर फ्रंट पेज से मंगाता है तो टैक्स विल बी पेड बाय स्विगी। समझा? बराबर समझा है? तो ये सारे एक्सेप्शन पे आ गए, ये वाले सब किधर कवर हो गए? 9(5) में। इधर टैक्स कौन पे करने वाला है? टैक्स विल बी पेड बाय ECO। और इधर टैक्स कौन पे करने वाला है? सप्लायर बोल दू? टैक्स विल बी पेड बाय एक्चुअल सप्लायर। बरोबर? ये वाले केस में, ये पूरे केस में ECO विल कलेक्ट टैक्स, ECO विल कलेक्ट TCS। खाली ये वाले केस में अगर 9(5) में कवर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा टैक्स कौन पे करेगा? ECO। लेकिन अगर 9(5) में कवर्ड नहीं है तो इस केस में ECO विल कलेक्ट TCS। समझा है? सिंपल। कौन सा वाला? चैप्टर 3 9(5) ये रहा। सबसे पहला था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इस केस में मैंडेटरी फॉर द ECO टू पे टैक्स। सेकेंड वाला था सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, इसमें मैंडेटरी नहीं था, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, नहीं तो ECO टैक्स पे करेगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग था, इसमें भी सेम, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर पे करेगा, नहीं तो ECO। और इस वाले में ECO को ही टैक्स पे करना है, लेकिन अगर होटल के रूम का भाड़ा 7,500 के ऊपर है तो वो होटल वाला टैक्स पे करेगा। समझ गया? तो 9(5) में जो कवर्ड नहीं होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं TCS में। 9(5) में कवर्ड है तो चुपचाप ECO विल पे द टैक्स, 9(5) में कवर्ड नहीं है तो सप्लायर विल पे द टैक्स, बट अलोंग विद दैट ECO विल कलेक्ट TCS। क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? देखो, सप्लायर ने, मान लो दिवेश सोल्ड गुड्स थ्रू अमेजॉन, दिवेश ने अमेजॉन के थ्रू कुछ तो भी बेचा आर्यन को। क्लियर है?
इसमें मान लो ये था सेल वैल्यू, सेल इक्वल टू ₹1000, टैक्स कितना बनता है? 180 रुपए टैक्स बन जाएगा। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 1180। इसका जरा एंट्री बोलना मेरे को, दिवेश के बुक्स में। आर्यन तो B2C है, वो छोड़ दे, तेरे बुक में बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1180 टू सेल्स 1000 टू नहीं रे जीएसटी लायबिलिटी, टू जीएसटी लायबिलिटी कितना है? 180। क्लियर इतना? बस एक सेकंड। एंट्री क्लियर है दिवेश? एंट्री क्लियर है क्या? टैक्स किसको पे करना है? दिवेश को। इतना क्लियर है क्या? टैक्स कौन पे करने वाला है? अमेजॉन टैक्स पे नहीं करने वाला है, लेकिन अमेजॉन क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। आर्यन पैसा किसको देगा? अमेजॉन पैसा किसको देगा? दिवेश को। ये टाइम पे अमेजॉन क्या कर देगा? टीसीएस कलेक्ट कर लेगा और टीसीएस डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के पास, और वही टीसीएस तेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। ये इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट ट्रैक रखना चाहती है कि ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कौन से सप्लायर क्या क्या सेल कर रहे हैं। कोई ईसीओ के थ्रू सेल करके भाग तो नहीं जा रहा है, इसलिए बस गवर्नमेंट चाहता है कि ईसीओ के थ्रू अगर कुछ भी सेल होता है तो ईसीओ विल कलेक्ट टीसीएस, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा और वही टीसीएस का अमाउंट किधर आ जाएगा? दिवेश के कैश लेजर। समझा है? सिंपल है, पढ़ ले इसको एक बार। इसका रेट टीडीएस का आधा है, इसका रेट है 0.5%, 0.5%। कंफ्यूजन होता है इसमें, तुम लोग इधर भी 1 लेके आ जाओगे, 1 मत लेना, 0.5, 0.5। जब भी दिवेश अमेजॉन के थ्रू कुछ सेल करेगा तब अमेजॉन विल ऑलवेज कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दिवेश। समझा क्या? क्लियर है? गवर्नमेंट ट्रैक रखना चाहता है कि ईसीओ के थ्रू क्या क्या सेल हो रहा है इंडिया में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मिस आउट हो जाए फ्रॉम जीएसटी एज वेल एज फ्रॉम इनकम टैक्स। तो तेरे ऊपर ट्रैक रखने के लिए अमेजॉन को बोल दिया गया कि तुम लोग टीसीएस कलेक्ट कर लो। जैसे ही अमेजॉन ने टीसीएस कलेक्ट किया, अमेजॉन किसको डिपॉजिट करेगा? गवर्नमेंट को। अमेजॉन जैसे ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि इस महीने में दिवेश ने आर्यन को कुछ सामान बेचा जिसका वैल्यू है 1000 रुपीज। क्लियर है क्या? थोड़ा पढ़ ले इसको, फिर डाउट सॉल्व करें। याद रखना डाउट को, ठीक है? थोड़ा इसमें और 2-3 चीजें, जैसे कि रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, है ना? रिटर्न का कल्चर तो है ऑनलाइन, आर्यन परचेस करके इमीडिएटली रिटर्न भी कर सकता है, तो उसमें क्या होगा? टीसीएस को कलेक्ट कब करना है वो सब अपन एक बार देख लेते हैं। आ जाओ। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स? पढ़ आर्यन एक बार। आर्यन ने 1000 रुपए का चीज खरीदा, कंसिडरेशन था 1180, कलेक्ट किसने किया? अमेजॉन ने कलेक्ट किया, और किसको पास ऑन किया? दिवेश को। बस जब भी अमेजॉन पैसा कलेक्ट करेगा और जब भी वो दिवेश को पास ऑन करेगा, उस केस में अमेजॉन को मैंडेटरी है टू कलेक्ट टैक्स। क्लियर है? नेक्स्ट। ऑब्वियस है नहीं, 9(5) में टैक्स कौन पे करने वाला है? ईसीओ ही टैक्स पे करने वाला है उस केस में, तो फिर टीसीएस कलेक्ट करके फायदा क्या है? ये वाले में क्या होगा? सप्लायर इज दिवेश, दिवेश हैज टू पे टैक्स। ऑलरेडी थोड़ा पैसा उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया, उसको यूज कर लेगा वो। लेकिन अगर 9(5) वाले में भी टीसीएस कलेक्ट करने लग जाए तो फायदा ही क्या होगा? दिवेश को तो टैक्स पे करना ही नहीं उसमें। ओके, अच्छा, अभी इधर एक इंपॉर्टेंट टर्म आया था विच इज नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसका मतलब रिटर्न्स माइनस करने पड़ेंगे। इस महीने में जो भी सेल किया माइनस रिटर्न्स करके जो नेट वैल्यू आता है उसके ऊपर तुमको टैक्स पे करना है। लिख ले इसको एक बार, नीचे लिखो, आ जाओ एक बार। लिखो इसमें नीचे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, ये तुम्हारे बुक में है, ठीक है? हाँ, यस।
वही 4 चीजें आएंगी बस। हाँ, तो जब उसके लिए मैंडेटरी है तभी वो 9.5 में कवर होगा ना। अदरवाइज देख, इधर मैंने क्या लिख दिया, मेक माई ट्रिप फॉर ताज, ये तो 9.5 में कवर्ड नहीं था ना। हाँ, तो इधर मेक माई ट्रिप फॉर ताज आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ताज रजिस्टर्ड रहेगा ना जीएसटी में, क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है उसका। तो उस केस में ईसीओ को थोड़ी ना टैक्स पे करना है, उस केस में किसको टैक्स पे करना है, ताज को। तो मेक माई ट्रिप फॉर छोटा मोटा होटल 9.5 में कवर हो जाएगा, लेकिन मेक माई ट्रिप अगर बड़े होटल के लिए काम कर रहा है तो वो 9.5 में कवर नहीं होगा, तो उसको सेक्शन 52 के अंडर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हमेशा आने वाला है ना, फ्लाइट का टिकट का तो किधर भी नहीं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कौन सा वाला, हाँ डायरेक्ट इधर आ जाएगा, डायरेक्ट इधर आ जाएगा। यस, बाकी तो कोई भी ईसीओ का नाम ले ले, सब इधर ही आने वाला। यस, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, बराबर। देखो तुम लोग ईसीओ को दिमाग में रख रहे हो, बट उसको खाली एग्जांपल के लिए दिमाग में रखो। एक्चुअल में देखना क्या है अपने को, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस। वो एग्जांपल के लिए दिमाग में रखो, बट हर एक चीज ही काम में आएगा उसमें। अगर वो फ्लाइट की टिकट बुक करवा रहा है तो वो इधर नॉर्मल में कवर हो जाएगा, 9.5 में थोड़ी नहीं जाएगा वो। अरे मेक माई ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी करवा रहा है। हाँ, ओला वाला आ जाएगा कवर, अलग रहेगा। टिकट बुक करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर उधर से पूरा ट्रैवल करवा के देना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एग्रीगेट वैल्यू, एक मिनट लिख दे इसको बस, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, aggregate value of taxable supplies of goods or services less taxable supplies returned to supplier, less taxable supplies returned to supplier। ठीक है, अच्छा अभी समझो ये एक्चुअल में काम कैसे करते। दिवेश ने आर्यन को सेल किया, आर्यन ने अमेजोन को कितना पे किया, 1180। अच्छा तुमको क्या लगता है अमेजोन क्या डेली बेसिस पे दिवेश को पैसा देता होगा क्या? आर्यन, अमेजोन ने आर्यन से कलेक्ट किया, मान लो 20 दिन में जितना भी कलेक्शन हुआ टोटल अमेजोन दिवेश को दे देगा, ऐसे ही होता है ना। आज डे 1 पे आर्यन से कलेक्ट किया 1180, मान लो डे 2 पे आयुष से भी उतना ही कलेक्ट किया, डे 3 पे संवेद से भी उतना कलेक्ट किया। ये सब कलेक्शन का हर 15 दिन में या फिर हर महीने में टोटल रन होता है, हर सेटलमेंट उसका मंथली या फिर 15 डेज में होता है, जो भी वो पॉलिसी होगी ईसीओ की वैसे। तो मान लो 15 डेज में सेल्स किया है अमेजॉन ने दिवेश के लिए 1 लाख रुपए का, ठीक है 15 डेज में। उसमें कुछ लोगों ने रिटर्न भी कर दिया, तो मैं रिटर्न्स लिख देता हूं 20,000। तो नेट वैल्यू कितना है पता है क्या, 80,000 का नेट वैल्यू है। और ये जो नेट वैल्यू रहेगा ना 80,000 का, इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा अमेजॉन वाइल सेटलिंग योर पेमेंट आफ्टर 15 डेज। 16th डे पे मान लो अमेजॉन सेटलमेंट कर रहा है, उस टाइम पे खाली 80,000 पे टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा, और वो पैसा दिवेश के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। उसको यूज कर सकता है वो टैक्स पे करने के लिए, या फिर उसको निकाल भी सकता है और खुद के घर पे लेके जाएगा। यस दिवेश, अगले वाले उस पर जाएगा वो। अभी समझो अगले महीने में तूने सेल्स किया, अगले 15 दिन में तूने सेल्स किया 1 लाख का, ये इस पे से कुछ रिटर्न नहीं आया, लेकिन पहले वाले किसने कुछ रिटर्न कर दिया, वो रिटर्न किया समझो मान ले 10,000 का, बस तो अगले बार में कितने में कलेक्ट होगा टीसीएस, 9,000 पे। फर्क नहीं पड़ता है पीरियड से, कौन से पीरियड का रिटर्न है उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगले बार में सेटल हो जाएगा ना। समझ रहे, अगले बार में सेल करेगा, अगले बार में कुछ रिटर्न आएगा, उससे सेटल हो जाएगा। हाँ अपन आते हैं उसके ऊपर 2 मिनट, और ये बड़े बड़े कंपनी लेट नहीं करते लोग, बट एक बार अपन उस पर आते। लिख लिया सबने ये, लिखो लिखो इसको प्लीज, और खाली 1 मिनट देना मेरे को।
लिखा दिवेश? लिखो इसमें और एक एरो डाल के लिख देना। TCS to be collected on the value excluding tax। तो अपने आर्यन वाले केस में 1% कौन सा अमाउंट पे लगेगा? 1000 पे, 1180 पे कि 180 रुपीज पे? 1000। जीएसटी को हटा दो, जो पोर्शन बचता है उस पे 1% का टीसीएस कलेक्ट कर लो। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। क्लियर है क्या? अभी तक कुछ डाउट है किसी को? बस फिर बात तो खत्म हो गई। रेट कितना है? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, 1% आईजीएसटी। इसमें भी सेम रूल है कि जो मेन सप्लाई का इंटरस्टेट था कि इंट्रा था, जो मेन सप्लाई का नेचर था वही नेचर होगा टीसीएस का। अगर जो सप्लायर जो दिवेश ने आर्यन को दिया अगर वो इंटरस्टेट था तो तुम लोग कलेक्ट करोगे 1% आईजीएसटी। जो दिवेश ने आर्यन को दिया अगर वो 0.5 अगर वो इंट्रा था इंट्रा तो तुम लोग कलेक्ट करोगे 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। नहीं, कुछ लिमिट नहीं। 1000 रुपए के कुछ भी कर दे, 1 रुपए का सेल किया तो भी तेरे को टीसीएस कलेक्ट करना ही, नो लिमिट ईयर। 1 रुपए का अगर सेल होता है तो भी तुमको टीसीएस कलेक्ट करना ही करना। इसलिए तुमको डेली नहीं करना है, जब तुम्हारा मंथली सेटलमेंट होगा तब कर लेना। ओके, टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीसीएस कितने दिन में करना है? सेम, 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन वॉज मेड। ये अमाउंट कहां पे दिखेगा? सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अच्छा, एक और क्वेश्चन, दिवेश का खुद का वेबसाइट है, वहां पे वो सेल कर रहे हैं, ईसीओ नहीं माना जाएगा, है ना? तो उसमें टीसीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओके, अगर तुमको टीसीएस कलेक्ट करना है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 52। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है वो तो चलने ही वाला है, उसके साथ साथ कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? टीसीएस वाला। यस, हाँ, बंदा परचेस कहां से कर रहा है वो देखो। आर्यन अमेजोन पे परचेस ऑर्डर डाल रहा है कि उसके वेबसाइट पे जाके परचेस ऑर्डर डाल रहा है? नहीं, नहीं लगेगा टीसीएस। एंड ऑर्डर कहां पे बेटा? उधर ना। पेमेंट किसने कलेक्ट किया? डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे कलेक्ट किया ना, बात खत्म हो गई। देखो, अगर एक और चीज हो सकता है, ठीक है, मैंने अमेजोन के थ्रू परचेस किया, आर्यन ने डायरेक्टली मेरे को पेमेंट किया, ऐसा हो सकता है क्या? अमेजोन पे नहीं होता है, बट हाइपोथेटिकली मान लो ऐसा हो गया, तो उस केस में टीसीएस आएगा क्या? पैसा पहले ईसीओ के जेब में आना चाहिए और ईसीओ ने वो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए सप्लायर को, तो ही टीसीएस का प्रोविजन आता है। क्लियर है? अच्छा, तुमको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टीसीएस में, एक बार ये पढ़ लेते हैं। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू द कॉमन पोर्टल, और ऑफिसर 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा फॉर्म अप्रूव कर देगा। टीडीएस में भी सेम था, टीसीएस में भी सेम। ऑल्सो ऑन रिक्वेस्ट और ऑन अपॉन इंक्वायरी परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट, if the proper officer is satisfied that a person is no longer liable to deduct tax at source, sorry, collect tax at source होना चाहिए इधर, under section 52, then the said officer may cancel the said registration। अगर तुम लोग अभी ईसीओ हो ही नहीं, तुम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो बंदा क्या कर देगा? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बोल। नहीं 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 नहीं, ईएमआई में कैसा होता है? एक बार ईएमआई का कंसेप्ट देखते, ठीक है? दिवेश ने सेल किया 1 लाख का, बराबर, और ये आर्यन ने परचेस किया, बट आर्यन तो वेल है, उसके पास पैसे नहीं, तो आर्यन ने क्या किया? ईएमआई पे उठाया, ठीक है? कितनी ईएमआई लेगा ये? 10 ईएमआई। तो हर एक ईएमआई कितने का होगा? ऐसा होता नहीं, मान लो ना सर, इंटरेस्ट वगैरह इग्नोर करो, हर एक ईएमआई कितने का होगा? और ये तूने ले लिया समझो एचडीएफसी बैंक से। किससे लिया? एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक आज की आज पेमेंट कर देगा अमेजोन को, और अमेजोन आज के आज, मतलब अमेजोन उसके हिसाब से सेटल कर देगा दिवेश के साथ
ये जो ईएमआई का चलेगा ना, ये एचडीएफसी बैंक और आर्यन के बीच में चलेगा, समझा? तो आज के आज दिवेश को पूरा पैसा मिल जाएगा, दिवेश को पूरा का पूरा 1 लाख आज के आज ही मिल जाएगा। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में चलेगा? एचडीएफसी बैंक और आर्यन के बीच। आर्यन को लोन दे रहा है बस। हाँ, एचडीएफसी बैंक आज के आज अमेजोन वाले को दे देगा, अमेजोन उसके हिसाब से सेटल कर लेगा दिवेश के साथ। नॉर्मली पूरे के पूरे 1 लाख रुपए पे टीसीएस कट जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन है ये आर्यन और एचडीएफसी बैंक के बीच में चल रहा है। ऐसा माना जाएगा कि एचडीएफसी बैंक ने आर्यन को लोन दिया, समझा है? हाँ, बैंक अमेजोन को दे रहा है, यस, बट टीसीएस कटेगा उस बैंक ऑन बिहाफ ऑफ आर्यन दे रहा है, बैंक ऑन बिहाफ ऑफ आर्यन। तो बेसिकली बैंक विल गिव अ लोन टू आर्यन, आर्यन विल गिव मेक द पेमेंट टू अमेजोन, बस। हाँ हाँ, बैंक डे 1 पे पैसा देगा अमेजोन को और ईएमआई आर्यन भरते बैठेगा बैंक को। अमेजोन तेरे को पे करेगा ना, अमेजोन और दिवेश के बीच में टीसीएस कट होगा, समझा? इधर कुछ नहीं आएगा, बैंक और अमेजोन के बीच में कुछ नहीं है। अमेजोन जब तेरे को पे करेगा तब वो टीसीएस कट करेगा। हाँ, रेसिपेंट को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना, समझा समित? ओके। मंथली स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय ईसीओ, कौन सा फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है? जीएसटीआर 8। कब तक भरना है? विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ इन विच सप्लाईज आर मेड। सेम टाइम लिमिट है ऊपर का और नीचे का, पेमेंट करने का भी और मंथली स्टेटमेंट का भी। अच्छा, ये 10th रखने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दिवेश को टैक्स कब तक पे करना है? 20 तक पे करना है ना, तो 10 तक एटलीस्ट उसके कैश लेजर में पैसा आ जाना चाहिए ना, बस इसलिए इन लोगों ने 10 का टाइम लिमिट रखा। कमिश्नर में एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ओके। अच्छा, हर एक ईसीओ को एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरना होता है, उसका फॉर्म क्या है? 9B। डेट क्या है इसका? 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर एक ईसीओ को ये भरना पड़ेगा। इसमें तुमने साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन किए, जो भी पेमेंट किया, सब दिखाना पड़ता है। ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ द फाइल्ड स्टेटमेंट, जो ऊपर मैंने मंथली स्टेटमेंट फाइल किया ना, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। कब तक? 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्ली। सेम, बहुत बार पढ़ा अपन ने ये चीज। जो मंथली स्टेटमेंट इधर ऊपर फाइल किया ना मैंने, इसको अगर चेंज करना है, रेक्टिफाई करवाना है, तो लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन विल बी 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। ये क्लियर है क्या? पक्का? ओके, समझा ना दिवेश जी? हाँ हाँ, नहीं रे, देखो सेल किया तूने 1 जनवरी 2023 को, इसका तू मंथली स्टेटमेंट कब फाइल करेगा? 10 फरवरी 2023 को, बराबर? मंथली स्टेटमेंट। इसमें कुछ दिक्कत हो गई, कुछ गलत हो गया, इसको रेक्टिफाई करना है, तो डेट विल बी अर्लियर ऑफ 30th नवंबर 2023, 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, अगले फाइनेंशियल ईयर का 30th नवंबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली। समझो तूने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 31 जुलाई 2023 को, तो कौन सा डेट हो जाएगा लास्ट डेट? 31 जुलाई। समझो तूने फाइल किया 31 दिसंबर 2023 को, तो 30 नवंबर। समझा? लास्ट डेट तो ये, इसके आगे तो फाइल भी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ईसीओ ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ दिक्कत की है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर तुमसे डिटेल्स मांग सकता है। प्रॉपर ऑफिसर ईसीओ को फोन करेगा, ईसीओ को बोलेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भेजो। An officer not below the rank of deputy commissioner can issue a notice to an operator asking him to furnish the details of, और ये सब एक्स्ट्रा चीजें भी मांग सकता है। क्या क्या मांग सकता है वो? वॉल्यूम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, दिवेश का कितना सामान बेचा है, तुम्हारे वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा है, ये सब भी मांग सकते हैं। अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउस है भिवंडी के उधर, वो प्रॉपर ऑफिसर बोल सकता है कि मेरे को स्टेटमेंट दो कि इधर किसका किसका क्या क्या सामान पड़ा है। ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स विद इन 15 वर्किंग डेज। ऑपरेटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ। इफ द ऑपरेटर फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, तो कितने की पेनल्टी लग सकती है? 25,000 की।
इसके साथ ही तुम्हारा TCS हो जाता है खत्म। सिंपल है। कुछ डाउट होगा तो पूछो। हाँ, इसके क्वेश्चन करना है ना। ये 25,000 का पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो कि अगर ECO कंप्लाई नहीं करता है तो सेक्शन 122 के हिसाब से 25,000 का पेनल्टी लग सकता है। हो गया? बस फिर और क्या क्या TDS इंपॉर्टेंट है, TCS इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। खाली रेट याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका रेट कितना है TCS का? 0.5 TDS का 1%। 1% लिमिट कुछ भी नहीं। TCS में लिमिट नहीं है, TDS में 2.5 लाख रुपए की लिमिट डाल के रखी। हाँ, ये मॉड्यूल के TCS में 5 क्वेश्चन तो मॉड्यूल के ही हो। क्या बोले? ICI के मॉड्यूल के आते आ जाओ। 2.1 फटाफट कर लेते, कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। Is every e-commerce operator required to collect tax on behalf of actual supplier? सबको कलेक्ट करना है क्या? किसको कलेक्ट नहीं कर रहे? 9(5) में कवर्ड है उसको। अगर ECO के थ्रू एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो रहा है ना तो भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ECO के थ्रू कुछ ऐसा सप्लाई हो रहा है जो RCA में टैक्सेबल है तो भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये 5 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है। इसमें से भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसमें आने वाला है। समझा ये? पक्का? पढ़ लो एक बार। ये वाला ऊपर का पैराग्राफ पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। एग्जाम में ऐसे लिख के आना तुमको। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है एग्जाम में एग्जैक्टली तुमको ऐसे लिख के आना, एज पर सेक्शन 52 वो वाला चीज वैसे लिख के आना है इसको। क्या क्या? हाँ, लिखा है नॉट बीइंग एन एजेंट। एजेंट नहीं हो सकता। यस, वो तो अलग ही चीज हो गया। वो अमेजोन खुद ही बेच रहा है ना, उस पे TCS है। खुद पे TCS करके क्या करेगा ना। अमेजोन एसेंशियल्स तुमने देखा होगा, अमेजोन खुद से सेल करता है कभी कभी। तो अमेजोन अगर खुद से कुछ बेच रहा है, खुद का सामान बेच रहा है, देन इट इज नॉट वर्किंग एज एन ECO, इट इज वर्किंग एज अ नॉर्मल ट्रेडर, नॉर्मल बिजनेस। ठीक है? किसी और का सामान बेचना दैट इज ECO थिंग। स्टेट वेदर provisions pertaining to tax collected at source under section 52 of CGST will be applicable if Phyton Limited sells watch on his own through its own website. नहीं है ना? Hence provisions of TCS will not apply. कॉपीराइट की वजह से लोगों ने Phyton कर दिया इसको। पढ़ लो इसको। ये फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। TCS का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ये लिख के ही आना है तुम। एज पर सेक्शन 52 every electronic commerce operator not being an agent has been mandated to collect tax at source on the net value of taxable supplies, that is supplies net of return made through it by suppliers, where the ECO collects consideration on behalf of the supplier for such supply. ये लिख के आना है, ठीक है? और नीचे ज्ञान के लिए रेट भी लिख देना, 0.5% CGST, 0.5% SGST या फिर 1% IGST। समझे? There is no onus of filing any monthly or annual statement by ECO। मतलब ECO को कोई भी मंथली या फिर एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करना है। करना है क्या? 10 days आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ और उसके बाद 31st डे ऑफ डिसम्बर, उसके पहले तुमको एनुअल रिटर्न फाइल करना। मतलब जिम्मेदारी। देर इज नो जिम्मेदारी ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट बाय ECO। बट ऐसा नहीं है ना, करना है उनको, जिम्मेदारी है उनकी। एक मंथली होगा और एक एनुअल होगा। मंथली का फॉर्म क्या है? 8 और एनुअल का 9 भी है। 9 भी।
state whether provisions pertaining to tax collected at source under section 52 of CGST will be applicable if ABC Limited, who is a dealer of Royal brand watches, sells watches through Flipkart, an electronic commerce operator. Applicable होगा क्योंकि Flipkart के थ्रू बेच रहा है ना, applicable हो जाएगा. Next वाला, T10 sells watches through his own website. नहीं होगा. ABC Limited, who is a dealer of T10 brand, sells watches through Flipkart, an electronic commerce operator. होगा. बस इतना ही. इस पे कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. पूछेंगे कि TCS एप्लीकेबल है कि नहीं. ओन वेबसाइट है तो नॉट एप्लीकेबल, किसी और ECO के थ्रू है तो एप्लीकेबल. थैंक यू.